Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am back with a new and very important video of RNA. RNA के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. As you all know, RNA is ribonucleic acid. ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं RNA के फुल फॉर्म के बारे में. बताने वाली हूँ about types of RNA and about how these RNAs are formed, where these RNAs are formed, what is the composition of RNA and all about RNA. So hope आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा. Let's start the video. I will request all of you to take a pencil and copy with you so that you can make notes of the things which I am giving you in this video. देखिए आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, ये देखिए ये है आरएनए. तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड. आपको हमेशा आरएनए को जब पढ़ेंगे आप तो हमेशा आरएनए के साथ में माइंड में आपको साथ में रखना है डीएनए को भी, सो दैट यू शुड हैव ए क्लियर इमेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए. बिकॉज बच्चे डीएनए और आरएनए में कंफ्यूज होते हैं कि क्या होते हैं दोनों, क्या चीज है ये. तो आप जब भी डीएनए आरएनए को पढ़ेंगे तो यू हैव टू मेंशन डीएनए विथ यू इन योर माइंड. जैसे आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए का क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, इसके बाद देखिए ऑकरेंस होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है. कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर. ओके, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है. और न्यूक्लियस इसके बाद राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर भी आरएनए पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर. जनरली सिंगल स्ट्रैंड, हमेशा यू हैव टू रिमेम्बर दैट आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. जनरली की बात करते हैं अपन, बट वी हैव एक्सेप्शंस इन ऑल केसेस, सो यू हैव टू रिमेम्बर द एक्सेप्शंस आल्सो. बट समटाइम्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन कभी कभी ये जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, जैसे मान लीजिए ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, इस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में अगर ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा? ये डबल स्ट्रैंड भी बन सकता है. ओके, सो डीएस आरएनए भी बन जाता है. जैसे कि बात करें प्लांट वायरस में, सो एग्जांपल कौन है जिसमें डीएस वायरस होता है? दैट इज प्लांट वायरस. यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग. ठीक है, वेयर आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. और प्लांट्स के वायरस में, प्लांट वायरस मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, प्लांट्स में डिजीज कॉज कराते हैं, ऐसे वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स. आरएनए के अंदर होता क्या है, किससे बना है आरएनए? द फर्स्ट थिंग इज राइबोज शुगर. ठीक है, एंड सेकंड इज नाइट्रोजनस बेसेस. कौन से? AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. these two are purines and these two are pyrimidines. ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है. जब मैंने लास्ट अपने वीडियो में आरएनए एंड डीएनए का डिफरेंस बताया था, उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं. तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इन दिस सेशन. तो देखिए राइबोज शुगर होती है इसमें, नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें. कौन से? ए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर. देखिए यूरासिल इज ए यूनिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात की है. जो पीछे मैंने एक डीएनए का वीडियो डाला है, डीएनए के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल डाला है, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं इन सब की. ओके, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहती है, अगर आप 12th में हैं तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस स्ट्रक्चर, बट इफ यू आर इन कॉलेज और एमएससी तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको लर्न करनी है. इस स्ट्रक्चर का नाम होता है 2,6-डीऑक्सीपिरिमिडिन. क्या होता है? 2,6-डीऑक्सीपिरिमिडिन. ठीक है, अब देखिए पहली चीज तो ये थी राइबोज शुगर, दूसरी चीज नाइट्रोजन बेसिस, और तीसरी चीज फॉस्फेट ग्रुप. कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप भी होता है आरएनए के अंदर. अब बताइए मुझे, फॉस्फेट ग्रुप क्या डीएनए में होता है? तो यस, फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी होता है. ओके, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज PO4. क्या होता है? PO4. इसके बाद देखिए नॉन जेनेटिक आरएनए. ठीक है, आरएनए ये क्या है? सॉरी, आई एम कमिंग हियर. टाइप्स.
टाइप्स क्या हैं, देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। कैसे आता है, ये तो डीएस आरएनए होता है एंड ये प्लांट वायरस के अंदर पाया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए मतलब वो आरएनए जो डीएस एज ए जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता, बट अदर फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, अदर फंक्शंस ऑफ द सेल, अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी करता है, दैट इज नॉन जेनेटिक आरएनए। ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये सेल के अंदर पाया जाता है। 3 टाइप का होता है, mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA इज मैसेंजर आरएनए, rRNA इज राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA इज ट्रांसफर आरएनए। तो ये हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे। हम अगेन डिस्कसिंग जो मैंने अब तक बताया है। देखिए आरएनए के बारे में मैंने आरएनए की फुल फॉर्म बताई, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड भी होता है, जैसे कि प्लांट वायरस में होता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें राइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन से AG एंड CU एंड फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। अब हम आते हैं टाइप्स पर। जेनेटिक आरएनए होता है जो जेनेटिक मेटल के रूप में काम करता है, DS आरएनए होता है प्लांट वायरस में। इसके बाद नॉन जेनेटिक आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, mRNA, rRNA एंड tRNA तीनों होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैसेंजर आरएनए, अब है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। mRNA यानी कि अब हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे, इन तीनों की बात करेंगे एंड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज mRNA। ये mRNA बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम mRNA की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो mRNA मैसेंजर आरएनए इसका फुल फॉर्म है। डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक पहुंचाता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ mRNA। ये है mRNA का फंक्शन। क्या करता है mRNA, तो mRNA डीएनए की इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए से मैसेज लेता है एंड प्रोटीन तक पहुंचाता है, इसीलिए तो इसका नाम मैसेंजर आरएनए है। क्यों है इसका नाम मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ए मैसेंजर, इट ट्रांसफर्स मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। अच्छा, ये मैसेजेस कैसे ट्रांसफर करता है, by making proteins, by making sequence of amino acids, by doing the formation of proteins by the process of translation। तो आपको पता होगा डीएनए से हम बनाते हैं, देखिए डीएनए से हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए की मैसेज आरएनए को दी जाती है एंड आरएनए बनाता है प्रोटीन। ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और ये तीनों आरएनए मिलकर जब प्रोटीन बनाते हैं तो आरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन को दे देते हैं। यानी कि वी कैन से, मैं क्या बता रही हूँ अभी आपको, सेंट्रल डॉगमा बता रही हूँ। सेंट्रल डॉगमा मीन्स कि मैंने आपको बताया कि mRNA क्या करता है, मैसेंजर होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन तक पहुंचाता है, यानी कि बीच में सिर्फ लिंक होता है। यहाँ डीएनए है, यहाँ प्रोटीन है, बीच में mRNA है। mRNA ने क्या किया, डीएनए की मैसेज ली और प्रोटीन को दे दी, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। डीएनए मैसेजेस को प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में रिलीज करता है। इसी लाइन को जो मैंने यहाँ लिखी है, डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक पहुंचाता है, इसी लाइन को मैंने अगेन अनदर लैंग्वेज में लिखा है। देखिए कि डीएनए जो है वो मैसेज को क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में रिलीज करता है। कैसे मैसेज देता है, ये प्रोटीन बनाकर मैसेज देता है। इट मीन्स यू कैन से mRNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए इज mRNA। जो सारा का सारा mRNA है उसमें से ज्यादातर तो mRNA होता है एंड हाफ लाइफ टाइम mRNA की 2 मिनट्स होती है। mRNA की आधी जिंदगी 2 मिनट में ही पूरी हो जाती है। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस गेट्स कंप्लीट इन दिस 2 मिनट्स, और इसी 2 मिनट के अंदर इसको अपना प्रोटीन सिंथेसिस करके अपनी जिंदगी पूरी करनी है, बिकॉज अगले 2 मिनट के बाद तो पता ही नहीं इसका जिंदगी रहे या ना रहे, है ना, कल हो ना हो। इसलिए अपना 2 मिनट के अंदर ये क्या कर लेता है, अपना सारा फंक्शन कर लेता है। जो फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, फंक्शन है इसका प्रोटीन को सिंथेसिस करना, जो ये कर लेता है। इसके बाद देखिए यही है वो चीज, इसी को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से mRNA बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन को TS लिखते हैं, एंड mRNA से TSC लिख लीजिए आप, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड mRNA से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, TSL, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज सेंट्रल डॉगमा जो सबसे पहले FHC क्रिक ने दी थी। यही है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी, इसी पर आपको डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद देखिए
अब हम इसी चीज को आगे देखते हैं। mRNA वांट्स क्विक मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए, जब डीएनए से mRNA बनता है, दिस लाइन इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे आपको बताया कि mRNA बनता है। अब देखिए, जब mRNA बन जाता है तो mRNA बनने के बाद mRNA बनता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि mRNA न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, mRNA न्यूक्लियस में बनता है, बिकॉज डीएनए कहाँ है, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस इज ए पार्ट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, मतलब डीएनए न्यूक्लियस के जहां होता है ना, वहां वाला डीएनए mRNA बनाता है। ओके, यानी कि न्यूक्लियस में mRNA बनता है। और अब ये mRNA न्यूक्लियस में बनते ही न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर आना चाहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? mRNA wants quick movement in cytoplasm. It fear of the nuclease enzyme of nucleus which can digest the mRNA। ठीक है, तो mRNA जो है तुरंत बनते ही क्या कहेगा, मुझे न्यूक्लियस से बाहर निकाल दीजिए या फिर मैं न्यूक्लियस से बाहर आ जाता हूं, क्योंकि उसे डर लगता है किसका, न्यूक्लियस एंजाइम का। न्यूक्लियस देखिए, यू कैन सी यहाँ पे ASE लगा लास्ट में, तो दिस इज एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम है, कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, विच कैन डाइजेस्ट द mRNA, और ये mRNA को तोड़ देगा, mRNA को डाइजेस्ट कर देगा। इस खतरे की वजह से mRNA क्या करता है, mRNA क्या करता है, mRNA तोड़ देता, अपने आप को क्या करता है, बाहर निकाल ले आता है, ताकि न्यूक्लियस से बाहर आए वो और प्रोटेक्ट रहे, सेव रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द न्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो mRNA को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब mRNA यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटेक्ट का मतलब है कि mRNA अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है। तो देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल्स mRNA को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं mRNA को अपने आप को मैच्योर करने के लिए, यू कैन से, और अपने आप को बचाने के लिए, यू कैन से, और यू कैन से प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए mRNA को, प्रॉपर फंक्शन क्या, mRNA से प्रोटीन बनाने का ये फंक्शन करने के लिए इस mRNA में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ये है वो 3 चेंजेस। द फर्स्ट वन इज कैपिंग, द फर्स्ट चेंज इज कैपिंग, सेकेंड चेंज इज टेलिंग एंड थर्ड इज स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो 3 चेंजेस किए जाते हैं mRNA के द्वारा खुद के अंदर, ताकि वो मैच्योर mRNA बन जाए अपना काम करने के लिए। तो फर्स्ट इज कैपिंग मतलब ये मान लीजिए ये mRNA का स्ट्रैंड बना है, ये है इसका 5 एंड, ये है इसका 3 एंड। तो फर्स्ट कैपिंग 5 एंड पर, इसके 5 एंड पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप। ओके, एज यू ऑल नो, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आता हो तो मिथाइल इज CH3। अब CH3 का ग्रुप 5 एंड पे जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। ओके, दूसरा है टेलिंग मतलब 3 एंड पे, इस एंड पे एडेनिल जुड़ जाते हैं, जो बहुत सारे, ये जो एडेनिन था, देखिए ये जो एडेनिन था ना, ये बेस एडेनिन, ए इसको बोल रहे हैं ना, तो पॉली एडेनिलेशन हो जाता है। देखो, पॉली एडेनिलेशन, पॉली मतलब बहुत सारे, एडेनिल मतलब एडेनिन, एंड लेशन मतलब जुड़ जाना। तो पॉली एडेनिलेशन होता है, बहुत सारे ए आकर यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ ए जुड़ जाएगा, ए, ऐसे बहुत सारे ए जुड़ जाएंगे यहाँ पे, इसे कहेंगे हम पॉली एडेनिलेशन। ये टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है, यहाँ पे टोपी लग जाएगी। आपको पता है सिर पे आप टोपी ओढ़ते हैं, तो यहाँ ये 5 वाला जगह हेड पार्ट है, यहाँ टोपी लग जाएगी। टोपी किसकी लगेगी, CH3 की लगेगी। और ये टेल पार्ट है, ये तो हेड पार्ट हो गया, तो ये टेल पार्ट हो गया। तो टेल पार्ट पे क्या होएगा, टेल पार्ट पे 3 एंड पर पॉली एडेनिलेशन हो जाएगा। एडेनिल जो है वो, एडेनिन जो है वो आपके बहुत सारे जुड़ जाएंगे, ए जुड़ जाएंगे। एंड थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग कहाँ होती है, स्प्लाइसिंग बीच में होती है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, बीच में इसके क्या होते हैं, बीच में इसके कुछ ना काम की चीजें, अनयूजफुल थिंग्स पाई जाती हैं, जिन्हें इंट्रोन्स कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ कुछ पार्ट इसका नहीं काम करना, यहाँ कुछ पार्ट नहीं काम करना, यहाँ के कुछ पार्ट को नहीं काम करना, यहाँ के कुछ पार्ट को नहीं काम करना। तो ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये डॉट्स इंट्रोन्स हैं। इन डॉट्स को रिमूव करना, देखो इंट्रोन्स आर रिमूव्ड, तो इन्हें इंट्रोन्स कहते हैं, जो काम की जगह उसे एक्सोन कहते हैं। तो इंट्रोन एक्सोन मिलके mRNA बनता है ना, तो ये इंट्रोन्स को रिमूव कर देना, हटा देना यहाँ से, कहलाता है स्प्लाइसिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं आप सबके लिए बनाऊंगी इन तीनों स्टेप्स पर डीपली, इनके एक मैकेनिज्म, ये कैसे होते हैं, एंड
If you are in 12th class, BSc and MSc class, तो this topic is very important. Let me say you, ये आपके लिए बहुत जरूरी और important topic है. तो guys, अगर आपको ये नहीं पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि that you need a separate video on these special topics. Okay, so I will make a separate video on these topics for you. यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताया है कि mRNA जो है न्यूक्लियस में फियर करता है न्यूक्लियस एंजाइम का, इसलिए वो बाहर निकल जाना चाहता है न्यूक्लियस से बनते ही तुरंत, और बनने के बाद या फिर बनते ही तुरंत उसके बाद वो क्या करता है, तीन काम करता है जो बहुत जरूरी है इसके लिए. पहला है कैपिंग, फिर टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. कैपिंग में 5 एंड पर अपने सिर पर टोपी ओढ़ लेता है मिथाइल ग्रुप की, एंड टेलिंग में अपनी पूंछ पर, अपने लास्ट एंड पर, सिरे पर जो कि 3 एंड है, पॉली एडेनिलेशन कर लेता है, यानी कि बहुत सारे ए जोड़ लेता है, एडेनिन ग्रुप्स को जोड़ लेता है बहुत सारों को. ठीक है, एंड बीच में स्प्लाइसिंग होती है. इंट्रोन्स एक्सोन्स, इंट्रोन्स एक्सोन्स, इंट्रोन्स एक्सोन्स से मिलकर ये बना होता है. तो सारे इंट्रोन्स को हटा देगा बीच में से और एक्सोन्स को जोड़ देगा साथ में, तो इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं. ये है आपका mRNA बनने का तरीका, यानी कि मैंने इस स्टेप में आपको बताया है ट्रांसक्रिप्शन इन शॉर्ट एंड स्वीट. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. यूकैरियोटिक में इमेच्योर mRNA प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता. अब देखिए यूकैरियोट्स में जो होता है mRNA जब तुरंत बनेगा, ऑब्वियसली जो कोई बनता है बनते ही इमेच्योर होता है. तो यूकैरियोट्स में mRNA इमेच्योर होता है, तब वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता. टू प्रोवाइड इट मैच्योरिटी, इसको मैच्योरिटी ऑब्टेन करने के लिए, अपने आप को प्रॉपरली क्योर अप करने के लिए या मैच्योर करने के लिए या बड़ा होने के लिए, काम करने लायक बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल यूनिट्स बन जाएं. यूजफुल यूनिट्स कौन सी हैं? एक्सोन्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगी. ठीक है, एक्सोन्स ही हैं जो डू प्रोटीन सिंथेसिस. एंड इंट्रोन्स, और इंट्रोन्स क्या है? इंटरप्टिंग इमैच्योर पार्ट्स. इंट्रोन्स आर इंटरप्टिंग इमैच्योर पार्ट्स. ठीक है, तो ये जो इंट्रोन्स हैं, जो इमैच्योर पार्ट्स हैं, ये इंट्रोन्स, दीज इंट्रोन्स आर रिमूव्ड, ये इंट्रोन्स को रिमूव कर जाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग. तो ये है स्प्लाइसिंग, कि इंट्रोन्स को रिमूव कर देना, एक्सोन्स को जोड़ देना, इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग. हेंस फॉर्म्ड प्रोटीन. अब स्प्लाइसिंग के बाद पहले कैपिंग हो गई, फिर टेलिंग हो गई और थर्ड स्टेप स्प्लाइसिंग हो गई. इसके बाद जो mRNA बनेगा वो होगा कंटिन्यूस सीक्वेंस का mRNA, जिसमें एक्सोन्स 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 और एक्सोन्स ही होंगे. ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऑल दीज 3 प्रोसेस, इन तीनों प्रोसेस को, कैपिंग को, टेलिंग को एंड स्प्लाइसिंग को, तीनों प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं RNA प्रोसेसिंग. क्या कहते हैं? RNA प्रोसेसिंग कहते हैं. सो एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज RNA प्रोसेसिंग, हाउ इट इज डन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ RNA प्रोसेसिंग. तो आपको उसमें ये आंसर लिखना है. ये है आपका RNA प्रोसेसिंग का आंसर, कि RNA प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? RNA को प्रोसेस करने को कहते हैं. इट मीन्स RNA को क्योर करना. क्योर मतलब इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ लाना, एंड नॉन फंक्शनिंग से फंक्शनिंग की तरफ लाना, इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ लाना, और कुछ मॉडिफिकेशंस उसके अंदर करा देना, इज कॉल्ड RNA प्रोसेसिंग. ठीक है, तो RNA प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं. एंड अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स फॉर यू इफ यू वांट. देखिए नेक्स्ट, ये हमने अभी RNA पूरा कर लिया है. अब हम mRNA के फंक्शंस पढ़ेंगे. देखिए मैंने सिर्फ अभी आपको mRNA बताया है, rRNA एंड tRNA भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको. सो वेट कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बने रहना वीडियो के साथ. ठीक है, अभी तो हम mRNA ही कंप्लीट किए हैं, अब हम mRNA के फंक्शंस पढ़ेंगे. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल यूनिट ऑफ RNA. तो RNA की फंक्शनल यूनिट क्या कहती है? जीन. क्या होती है वो? जीन RNA पर नहीं DNA पर पाए जाते हैं, लेकिन ठीक है, तो DNA के जीन्स को ही तो कॉपी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ जीन लिखा है. अच्छा, जो जीन को कॉपी किया है, क्योंकि जीन तो DNA के ऊपर होता है, तो RNA का वो पार्ट जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन. क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं. तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ RNA. RNA की फंक्शनल यूनिट को सिस्ट्रॉन कहते हैं, जो सिस्ट्रॉन जीन की कॉपी होता है. ठीक है, ऑन इट्स, अब सिस्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, मतलब जीन कितने हैं? ठीक है, तो अगर एक जीन है तो वो कहलाएगा मोनोसिस्ट्रॉनिक. डू वन प्रोटीन सिंथेसिस, एक जीन एक काम. ठीक है, ऑब्वियसली एक जीन एक काम करेगा, इसी को कहते हैं वन जीन वन हाइपोथेसिस. क्या कहते हैं? वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस. ठीक है,
या फिर वन जीन वन फंक्शन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक डू वन प्रोटीन सिंथेसिस, ये मोनोसिस्टोनिक किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। एंड पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे जीन है उस सीक्वेंस में, बहुत सारे जीन्स है वहां पे, बहुत सारे सिस्टोन्स हैं और वो बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन तो यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है एंड पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशंस। आती है ये एग्जाम में कि मोनोसिस्टोनिक किसे कहते हैं। तो अगर एक प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो वो मोनोसिस्टोनिक और एक ही जीन है वहां। एंड पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे जीन्स हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, एमआरएनए द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो एमआरएनए ऑकरिंग 3 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, एमआरएनए में, एमआरएनए के ऊपर ही तो होते हैं वो जेनेटिक कोड। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक कोड, नहीं पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, आई विल मेक अदर वीडियो फॉर दैट टू। तो एमआरएनए के ऊपर ही तो सीक्वेंस होती है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, और इन्हीं एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स को न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं वो। ठीक है, तो 3 पेयर को पढ़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोड। डू डिटर्मिनेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड, 3 कोड मिलके एक अमीनो एसिड बनाते हैं। कितने, 3 कोड मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं। इसी चीज को तो कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, यस यस गाइस, आगे देखते हैं आरआरएनए के बारे में, राइबोसोमल आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए टोटल आरएनए का 80% होते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए ही पाए जाते हैं। इसके बाद ऑकरेंस, ऑकरेंस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, राइबोसोम्स में मिलते हैं। और एज यू ऑल नो राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं, राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। एंड इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है, यानी कि जहां कहीं भी राइबोसोम होगा वहां राइबोसोमल आरएनए भी होगा। एंड इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे बनता है, वही सेम ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। ऑकरेंस हो गया, इसके बाद फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन से ही बनता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनना, डीएनए से टीआरएनए बनना एंड डीआरएनए से आरआरएनए बनना। तीनों आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाता है और तीनों ही डीएनए से बनते हैं। लेकिन डीएनए का किस पार्ट से बनते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने अभी एमआरएनए की बात की थी, तो एमआरएनए डीएनए के न्यूक्लियोलस रीजन से बनता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो आरआरएनए है ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से बनता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से बनता है डीएनए के। तो डीएनए का जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है उससे आरआरएनए बनता है। एंड बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के टाइप्स। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के होते हैं एंड यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो 70S होते हैं इसमें फर्दर सब यूनिट्स होती हैं 50S एंड 30S। 50S लार्जर सब यूनिट है एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट है। 80S 60 स्मॉलर लार्जर सब यूनिट है एंड 40 लार्जर सब। यूकैरियोट्स में 80S एंड 60S प्लस 40S होता है। ठीक है, इनकी भी फर्दर सब यूनिट्स होती हैं, जैसे 50S में 23S एंड 5S आरएनए पाया जाता है। 30S में 16S आरएनए होता है। 60S में 28, 5.8 एंड 5S आरएनए एंड 40 में 18S आरएनए। तो ये सब यूनिट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है राइबोसोम्स की। इसके बाद फंक्शन ऑफ आरआरएनए, आरआरएनए का फंक्शन क्या है, डायरेक्ट कोई काम नहीं करता है लेकिन हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। कैसे हेल्प करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट करता है, जगह देता है। ये वो जगह देता है कि यहाँ आकर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, यहाँ होगा। तो फैक्ट्री है ये, प्रोटीन सिंथेसिस की जगह प्रोवाइड कराते हैं, साइट देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जैसे कि घर में इस रूम में किचन होगा, जैसे घर में एक अलग से स्पेस होती है किचन की, तो वैसे ही सेम उस किचन में ही किचन का काम होगा, खाना बनना वहीं होगा, हर कहीं तो नहीं होगा खाना बनना, है ना। तो इसी प्रकार सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बने राइबोसोमल आरएनए वहाँ जगह देता है कि यहाँ पर आके प्रोटीन बना लीजिए, इसलिए इन्हें साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा गया है। दे आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था राइबोसोमल आरएनए। अगेन आई एम रिवाइजिंग, राइबोसोमल आरएनए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्योंकि ये राइबोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। और हमें पता है राइबोसोम्स हर जगह सेल के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। इवन सम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया,
कुछ अमाउंट ऑफ लाइसोसोम्स हो गए, ER के ऊपर तो होता ही होता है राइबोसोम्स, है ना। तो इस प्रकार से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी राइबोसोम होता है, वहां भी rRNA पाया जाता है। एंड साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड राइबोसोम होता है जिसके अंदर भी rRNA पाया जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन, डीएनए का या फिर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो रीजन है वहीं से सिर्फ rRNA बनता है, अदर कहीं से नहीं बनता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए में प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा 70 एंड 70 में भी 2 सबयूनिट 50 प्लस 30, एंड यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा 80 में भी 60 प्लस 40। इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सब यूनिट्स इनकी भी फर्दर होती हैं। फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इतना कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह देता है कौन, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसके साथ हमने राइबोसोमल आरएनए पूरा कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए, द थर्ड पार्ट ऑफ आरएनए। यस गाइज, तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आरएनए पे, दैट इज टीआरएनए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में, दैट इज टीआरएनए, द थर्ड टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड टीआरएनए। दिस आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस डू ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स। टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है, यानी कि आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज टीआरएनए। तो टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये जब प्रोटीन बनते हैं यानी कि ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड्स को लाता है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इन अमीनो एसिड को एक को दूसरी को लाना, तीसरी को लाना, चौथी को लाना, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को लाना और जोड़ देना, ठीक है। ट्रांसफर अमीनो एसिड्स से बनता है टीआरएनए का काम, यानी कि टीआरएनए यहाँ से अमीनो एसिड लाएगा तो यहाँ लाके जोड़ देगा, फिर यहाँ से लाएगा फिर जोड़ देगा, फिर लाएगा फिर जोड़ देगा, तो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम है टीआरएनए का, इसीलिए इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये टोटल आरएनए का 10 से 15% ऑफ भाग होता है। ऑकरेंस साइटोप्लाज्म में, कहाँ पाया जाएगा टीआरएनए? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी टीआरएनए नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनता किससे है? तो पता है हमें डीएनए से बनता है। अब डीएनए के किस पार्ट से बनता है? क्रोमैटिन से बनता है, ठीक है। डीएनए के क्रोमैटिन भाग से, जो न्यूक्लियस में होता है क्रोमैटिन पार्ट ऑफ डीएनए, उससे बनता है आपका टीआरएनए। तो आपको यहाँ पे याद करना है तीनों आरएनए किससे बनते हैं। तीनों आरएनए का बनने का प्रोसेस तो सेम है, वही स्टेप का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, एंड तीनों ही आरएनए बनते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बनकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो एमआरएनए बनता था न्यूक्लियोलस से, आरआरएनए बन रहा था, आपने ऊपर अभी अभी देखा होगा, आरआरएनए जो है वो बन रहा था किससे? आरआरएनए बन रहा था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से, एंड टीआरएनए जो है वो बनता है किससे? वो बनता है ओनली क्रोमैटिन से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट तो यही है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए की वो अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाता है टीआरएनए मॉलिक्यूल, और इन्हीं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये काम करता है, क्योंकि इसकी कुछ ही स्ट्रक्चर्स फंक्शनल होती हैं, बाकी नॉन फंक्शनल होती हैं। तो कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड होता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, यानी कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन चेन, किसकी? आरएनए की। तो आरएनए की स्ट्रेट लाइन चेन होती है, जो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन फंक्शनल, एंड इस स्ट्रक्चर में टीआरएनए कोई काम नहीं कर पाता या करता भी नहीं है। इसके बाद आती है अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का मतलब टीआरएनए की इसी स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंड के अंदर फोल्डिंग हो गई है, ओके, एंड फोल्डिंग होकर कुछ बॉन्ड्स पेयर अप हो गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए हैं।
तो ऐसी एक स्ट्रक्चर है इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। एंड टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताने के लिए, समझाने के लिए सबसे पहले मॉडल दिया गया हॉले के द्वारा, HOLLEY, हॉले। 1965 में हॉले ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को बताता है ये मॉडल। एंड इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है टीआरएनए की, जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है। इसी स्ट्रक्चर में टीआरएनए काम करता है। कौन सी में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। किसने दी? हॉले ने दी। क्या कहा? क्लोवर लीफ मॉडल कहा। क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा होगा क्लोव, क्लोव क्या होती है? लॉन्ग। तो ऐसे इसमें लगता है, इस डायग्राम को देख के लगता है कि एक लॉन्ग, ये दूसरी लॉन्ग, ये तीसरी लॉन्ग, 3 लॉन्ग आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए 3 क्लोवर लीफ के सिमिलर होती है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर 3 क्लोव, कितनी क्लोव? 3 क्लोव। देखिए 1 2 3 क्लोव आपस में जुड़ी हुई हो, ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इस मॉडल में कहा गया है कि एक टीआरएनए के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड है टीआरएनए का। ओके, यही फोल्डिंग हुआ है। तो इस टीआरएनए के अंदर 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने? 73 से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 93 तक काउंटिंग हो सकती है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये है 5 एंड, ये 5 एंड के बाद स्ट्रक्चर है। फिर ये ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ के लूप बन गया, ये आर्म बन गई, अगेन आर्म बन गई, फिर ये लूप बन गया ऐसे, एंड अगेन ऐसे, एंड फिर अगेन ये ऐसे। तो 5 से 3। तो देखिए यहाँ से एक ही स्ट्रैंड है, ये एक ही स्ट्रैंड के अंदर मूव होते होते ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइड्स की। मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस इज, मेन स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सी इस पे साइट पाई जाती हैं। तो पहला है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, यानी कि वो साइट जहाँ पे अमीनो एसिड्स अटैच होंगे, तो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं इसे। टीआरएनए के 3 एंड पर होती है ये जो 3 एंड है, इस 3 एंड पर इस साइट को अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं, जहाँ पर फ्री OH ग्रुप होता है। इसके एंड पर OH ग्रुप फ्री होता है एंड इसे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही है वो जगह जहाँ से अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं आकर, तो अमीनो एसिड्स को अटैच करती है ये साइट, इसलिए इसका नाम है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। 3OH 3 एंड पर होती है, यहाँ पे फ्री OH होता है। और इसके अंदर इस साइट की बात करें तो यहाँ पर 4 टोटल तो 7 पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। ठीक है, 7 तो इसमें ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर ये जो है ये 7 पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड है एंड 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके पास बेस होते हैं ACG, ये इसके पास बेस पेयरिंग होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अमीनो असाइल रिकॉग्निशन साइट। नेक्स्ट है अमीनो असाइल रिकॉग्निशन साइट। इसके बाद देखिए सेकंड इज अमीनो एसिल रिकॉग्निशन साइट। नेक्स्ट होता है अमीनो एसिल रिकॉग्निशन साइट, ये इसे हम DHU लूप भी कहते हैं। देखिए दिस वन इज DHU लूप, ये है DHU लूप, इसे अमीनो एसिल रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। ठीक है, इसका अदर नेम है DHU लूप। इसे जो ये लूप है और इसके बाद जो यहाँ पर ये है DHU आर्म। क्यों DHU आर्म कहते हैं इसे? क्योंकि इसका नाम है डिहाइड्रोयूरिडिन, इसका नाम है डिहाइड्रोयूरिडिन, इसलिए इसको DHU आर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी फंक्शन नहीं करती है, ओनली इसका जस्ट नेम है कि DHU लूप इसे कहते हैं। एंड यहाँ जो आर्म बनती है ये DHU आर्म है, इसमें 4 पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं एंड 8 अनपेयर्ड यहाँ होते हैं। यहाँ पर 4 होते हैं जिनके बीच में पेयरिंग होती है एंड इस लूप में 8 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज एंटीकोडोन साइट। थर्ड होता है एंटीकोडोन साइट। पहली थी अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, दूसरी है अमीनो असाइल रिकॉग्निशन साइट एंड तीसरी है एंटीकोडोन साइट। एंटीकोडोन साइट मतलब जहां पर एंटीकोडोन होंगे। अब व्हाट इज एंटीकोडोन? कोडोन के जस्ट एंटी। ठीक है, कोडोन के जस्ट एंटी होते हैं उन्हें एंटीकोडोन कहते हैं। अब कोडोन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस होती है उससे हमने जेनेटिक कोड कहा था एंड जेनेटिक कोड को ही कोडोन कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड है एंटीकोडोन साइट फॉर्म्ड ऑफ 1 आर्म एंड 1 लूप। इसमें भी वही सेम 1 आर्म है 1 लूप है और ये जो जगह है ये कहलाती है एंटीकोडोन साइट। ये एंटीकोडोन्स को रखती है इसलिए इसे एंटीकोडोन साइट कहते हैं। इसके आर्म में, दिस इज द आर्म एंड इस आर्म में 5 पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 5 पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंड इस लूप के अंदर कितने होते हैं? लूप के अंदर
7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लूप में 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इनमें से जो नीचे के 3 हैं, ये जो नीचे के 3 हैं, देखिए लूप के किनारे पर 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो mRNA कोडोन को रीड करते हैं। तो mRNA कोडोन को रीड करते हैं और उनके जस्ट रिवर्स होते हैं, उनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीकोडोन। ये mRNA होगा, यहाँ इस mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस को पढ़ेंगे ये। जैसे मान लीजिए mRNA में यहाँ पर A है, यहाँ C है, यहाँ G है, तो A के जस्ट रिवर्स U आता है, T नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे RNA है, ये DNA नहीं है। ओके, तो A के जस्ट रिवर्स में U आता है, C के जस्ट रिवर्स में G आता है एंड U के जस्ट रिवर्स में A आता है। T यहाँ पे नहीं होता है, ओके, बिकॉज RNA की बात कर रहे हैं अपन। एंड अगर आपको याद हो तो RNA में यूरैसिल ग्रुप होता है, थायमिन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंटीकोडोन साइट, याद हो गया होगा। नेक्स्ट, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। द लास्ट इज अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। इन दिस 4 पेयर्ड नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसमें 4 पेयर्ड होते हैं नाइट्रोजन बेसेस, जबकि 8 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस होते हैं। एंड ये लूप फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये आर्म है इसे हम T5C लूप कहते हैं एंड इसे हम DYC लूप कहते हैं, ठीक है। बस जगह जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ से तो एंटीकोडोन होते हैं, एंटीकोडोन जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके जो रिवर्स होते हैं, इसलिए एंटीकोडोन जगह है। और ये जो 3 एंड है इस पे अमीनो एसिड्स आके जुड़ते हैं, इसलिए अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट है। तो यही है आपका क्या, ये है आपका tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एंड द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA है, और आपको लर्न भी रखनी है, याद भी रखनी है, याद भी करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं रिवीजन कराती हूँ tRNA के बारे में। tRNA ट्रांसफर RNA होता है, अमीनो एसिड्स को लाने का काम करता है, ठीक है। क्रोमेटिन से बनता है DNA के स्ट्रक्चर में इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं पाई जाती और ये कोई फंक्शन नहीं करती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं बीच में, एंड ये हॉले ने सबसे पहले बताई थी, क्लोवर लीफ मॉडल बोला था इसको, और ये कहा था कि 3 क्लोव सिमिलर होती हैं, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर ये अमीनो एसिड होती है, इसका फंक्शन ये स्ट्रक्चर होती है, बस इतना ही है। ये एंटीकोडोन लूप है, ये एक्स्ट्रा आर्म है, ये DYC, ये TYC, और ये CCA ग्रुप है, ठीक है। CCA ग्रुप होता है यहाँ पर, ये CCA, ये CCA ग्रुप हो गया, ये हो गया। इसके बाद tRNA का फंक्शन क्या है, tRNA का फंक्शन है कि ये, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने RNA के बारे में एंड RNA के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें और बताएं, और इसके बाद ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे 12th कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, BSc में और MSc में बायोलॉजी को डील कर रहे हैं, सेल बायो स्पेशली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहने के लिए धन्यवाद, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट और पढ़ते रहिए।